Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके एंड बी कंसिस्टेंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है एक स्टूडेंट का, ये मत भूलिए आप. ओके हर दिन पढ़ना है, हर दिन लिखना है, हर दिन याद करना है और आपके डाउट्स क्लियर करते रहिए. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए. डेफिनेटली मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और द वेरी नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू सॉल्व यूर एनी क्वेरी. ठीक है, और आज से हम करेंगे सिर्फ एडिटोरियल्स इन द मॉर्निंग सेशन, और जो करंट अफेयर्स हम अल्टरनेट डे करते थे उसको उसके ऊपर थोड़ा हाल्ट है एंड विल डिसाइड दैट वो किस तरीके से करना है उसको और रिवाइज्ड और वेरी बेटर मैनर में लाने की कोशिश है. ओके बट फिलहाल तो हम करेंगे एडिटोरियल्स वन डे एवरी डे. ओके फाइन. सो आज हम पढ़ेंगे वाई इंडिया इज चैलेंजिंग WTO वर्डिक्ट. WTO वर्डिक्ट के एक वर्डिक्ट आया, यू नो दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ये है क्या, और शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. शुगर इंडस्ट्री किस तरीके से इंडिया में परफॉर्म कर रही है, इसका एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना है, इसका एक्सपोर्ट कितना है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या नहीं है, और विच ये वर्डिक्ट आया क्यों. ओके कोई कंप्लेंट तो करे होंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो ही एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, फिर जजमेंट आया. यस देयर आर सम कंट्री हु हैज़ कंप्लेंट अगेन इन इंडिया कि इंडिया इज़ नॉट फॉलोइंग WTO रूल्स. असल WTO है क्या, ऑल दीज वी आर गोइंग टू सी. अगर अपने पास टाइम है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द MSP रिलेटेड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. MSP के थोड़े कॉन्सेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, लेट अस गो अहेड. Why is India challenging WTO verdict on sugar? Okay, because Australia, Brazil, Guatemala, they filed a complaint and they said that we are violating the rules of WTO. Fine. What is WTO? पढ़ लेंगे अपन. WTO World Trade Organization है, a only international organization that deals with global rules of trade. ओके ट्रेड इज़ नथिंग बट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम. इन विद इन दी कंट्री की ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो WTO इज़ नॉट इन्वॉल्व इन गिविंग अस रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कंट्री के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं. WTO जनरली फ्रेम गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रिमेंबर वन पॉइंट, इनके जो भी रूल्स है वो बाइंडिंग भी होते हैं. बाइंडिंग मीन्स कंट्रीज बांधे हुए हैं इनके रूल से. अगर आप ये रूल्स को वायलेट करें देन दे विल ऑल्सो व्हाट इम्पोज सैंक्शंस ऑन द कंट्री. कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं. अदर कंट्रीज़ अपने जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हम जब करते हैं तो हाई ड्यूटीज़ लगा देते हैं. राइट, वो प्रॉपरली एक फॉर्मलाइज वे में चलता है. ठीक है, so WTO is the only international organization that guns with trade across the globe and across the countries. ओके ट्रांसनेशनल ट्रांस बॉर्डर करता है. देखिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे ही what this rules and guidelines will be given by the WTO. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. The main aim of WTO is free and fair. ये दो याद रखो आप, हर जगह ये दो वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इवन इलेक्शन कमीशन का भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ओके ये भी एक उनका ऑब्जेक्टिव है. इन द सेम वे WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट आई से इज ऑब्जेक्टिव इज फ्री एंड फेयर. इसका मतलब है कि कोई कंट्री किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स रोकना नहीं. ओके फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड बी देयर अक्रॉस द वर्ल्ड. अपन एक्सपोर्ट करना कोई भी कंट्री को, कौन सी भी कंट्री वाले अपने को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. राइट, सो अगर हम इंपोर्ट करना चाह रहे तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो इंपोर्ट करना चाह रहे तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं. राइट, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. कौन सी भी गवर्नमेंट हो, किसी कंट्री गवर्नमेंट हो, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड और फेयर होना चाहिए. दिस इज वेयर द हर्डल विल कम. फेयर का मतलब है ओके जस्ट का मतलब है सब प्रोडक्ट्स को एक तरीके से देखना चाहिए. गवर्नमेंट शुड सी द प्रोडक्ट्स इन ए इक्वल मैनर. अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत देना,
और जो एक्सपोर्टेड जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को उतना ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना। ओके, प्राइसेस अपने कम कर देना, या उनके ऐसे पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज़ लगाओ जिससे उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए एंड दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विथ अवर प्रोडक्ट्स। ओके, उनके पेन पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, हमारे पेन पे ड्यूटी ही नहीं, तो फिर उनका पेन हो गया 10 रुपये का पेन 20 रुपये हो गया, फिर हमारा पेन 10 रुपये में है, तो लोग कौन सा लेंगे पेन? अपना ही लेंगे, राइट और रॉन्ग? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करी, जो फॉरेन जो पेन है, फॉरेन पेन पे 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी। तो ये क्या हो गया, ये फेयर नहीं है, बिकॉज आप बाहर के जो प्रोडक्ट्स है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, आप आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो आपके कंट्री मैन जो जो आपके बिजनेसेस डोमेस्टिक यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर आप नहीं लगाएं। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज फेयर। अगर कभी ये इस तरीके के प्रैक्टिसेस कोई गवर्नमेंट करती हैं, ओके, एंड विच इज़ हार्मिंग द ग्लोबल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फेयर प्ले टू दी फॉरेन कंपनीज, देन WTO सैंक्शंस लगा देती है। तो आप इस तरीके से यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट प्रोडक्ट्स, ओके, ऑफ द होस्ट कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री। सो मेन WTO का यही है कि आराम से पूरी दुनिया में गुड्स जाते रहना, आते रहना, फ्री चलते रहना, बोले, ओके, राइट। सो WTO आने से पहले, WTO इज़ वन ऑफ द यंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, फॉर्म्ड इन द ईयर 1995। तो इससे पहले इसका एक प्रीडिसेसर था जिसका नाम था GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये जब हम आज़ाद हुए थे जब भी इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। सो इट वाज आल्सो बॉर्न व्हेन इंडिया वाज बॉर्न, इट वाज आल्सो बॉर्न इन द ईयर 1947। ओके, तो इस यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करते थे, ओके, एंड इस हिसाब से द वर्ल्ड ट्रेड जनरली चलता था पहले। उसके बाद में 1986 ये जो पीरियड है 1986 टू 1994, एक यूरुग्वे में राउंड हुआ, यूरुग्वे इज़ वन ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री। वहाँ पे जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज के समिट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में होते रहते हैं, इन द सेम वे WTO के भी बहुत सारे समिट्स होते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ओके, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन से कंट्रीज़ क्या इश्यूज़ है, क्या डिस्प्यूट्स है, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को हम और स्मूथ करना चाहिए। सो दे ऑल्सो मीट वेरी रेगुलरली, जस्ट लाइक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्लाइमेट चेंज के जैसे मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ये भी इस तरीके से मिलते रहते हैं। तो 1986 में एक राउंड हुआ था यूरुग्वे में। तो यहाँ इन दिस यूरुग्वे राउंड ओनली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ WTO। देखो 1994 में ख़त्म हुआ था ये राउंड, 95 में ओके WTO का जन्म हुआ था। ओके, एग्जैक्टली यू कैन कोरिलेट की 100 साल पहले 1885 में INC का फॉर्मेशन भी हुआ था। हिस्ट्री से थोड़ा बहुत कोरिलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। सो 100 साल बाद WTO का फॉर्मेशन हुआ। सो दैट एक कोलिंग आपको कोरिलेशन बताया मैं, सो दैट आपको याद इजी आना चाहिए, ठीक है। WTO है क्या और क्या क्या करता है WTO? रिसेंटली 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ओके ज्वाइन WTO। प्लीज़ रिमेंबर, ये प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है, लाइबेरिया एंड अफगानिस्तान। ओके, देखो ये लाइबेरिया यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा ना, यहाँ पे ऐसा लेके गया इसको, एंड यहाँ पे अफगानिस्तान रेड डॉट दिख रहा ना, लाइक दिस। सो लाइबेरिया एंड अफगानिस्तान आर द रीसेंट जॉइनर्स ऑफ दिस WTO। अभी इनके पास है 164 कंट्रीज है, 164 कंट्रीज है, बट स्टिल 32 कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के स्टेटमेंट के WTO हैज़ नियर यूनिवर्सलिटी मेंबरशिप, मीन्स रॉन्ग। नियर यूनिवर्सलिटी मेंबरशिप नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ WTO। तो फुल फ्लेज मेंबरशिप ऑफ ऑल UN मेंबर्स नहीं है इसमें। सब यूनियन मेंबर जितने हैं, यूनाइटेड नेशंस मेंबर जितने हैं, उतने मेंबर WTO को सब्सक्राइब अभी नहीं करे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। WTO आने के वजह से जो ट्रेड होता था, ग्लोबल ट्रेड, मीन्स ग्लोबल ट्रेड का मतलब है कि दुनिया में, वर्ल्ड में कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही रहते ना, ये पूरा मिला के ग्लोबल ट्रेड जस्ट 1995 में 15% था। ओके, और टैरिफ मीन्स जो भी ड्यूटीज़, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं, ओके, देर आर 2 इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, विथ रिगार्ड टू एनी प्रोडक्ट्स वी आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, अगर हम
प्रोडक्ट को बाहर भेज रहे हैं इंडिया से तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, अगर प्रोडक्ट को हम इंडिया में ला रहे हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी। और इन दोनों को मिला के वी कॉल इट एज कस्टम ड्यूटी। इन दोनों को मिला के वी कॉल इट एज व्हाट, कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। ओके, सो WTO आने के बाद में जो भी कस्टम ड्यूटीज होते थे वो डिक्रीज हुए। 15% on an average every country used to charge, whether on exports and import every country used to charge, but because of that decrease हो गया 8%. Today the duties, the tariffs around across the world are dropping to 8%. So one day will come जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ड्यूटी ही नहीं लगेगी, 0% रहेगा, और आप जो खरीदना है खरीदो, जो आप इम्पोर्ट करना है खरीदो, जो आप एक्सपोर्ट करना है खरीदो, और फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहेगा अपने कंट्री में। और सब कंट्रीज में भी फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहेगा, राइट, इंडिया में भी। बहुत सारे लाइक कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, 2 व्हीलर के बहुत सारे ब्रांड आ जाएंगे। सो फ्री एंड फेयर मार्केट में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। आप अच्छी क्वालिटी का दे रहे कंज्यूमर को, नहीं मैं और अच्छा दूंगा, नहीं मैं और अच्छा दूंगा। इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों के कंपटीशन में कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। Always remember, free and fair market mechanism will only help for consumer. So consumerism हो जाता है ये free and fair market, just like capitalistic market में consumerism is there. Consumerism is nothing but consumer will get benefit at the most. But socialistic model में जो रशिया का जो फॉलो करते हैं ना, उसमें consumer is not the king. जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सोशलिस्टिक मॉडल में, कि जो गवर्नमेंट अगर ये सोची कि नहीं लोगों को ये देना चाहिए, लोगों को ये देना चाहिए, लोगों को ये नहीं देना चाहिए, सो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड दैट विल बी गिवन टू द कंज्यूमर्स, in socialistic model just like Russia. But in free and fair market mechanism just like USA, जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे कंज्यूमर को जो चाहिए वो मिलेगा। कंज्यूमर सिर्फ डिमांड करने की जरूरत है। इफ द कंज्यूमर डिमांड्स, द सप्लाई ऑटोमेटिकली विल फ्लो इनटू द मार्केट, राइट। बट ये सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता है। सो WTO से you can understand that with the help of WTO we are going to create a free and fair market mechanism जिसमें कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमर will get benefited. फाइन। सो यहाँ पे देखो आप रेट की जो स्ट्रिप है यहाँ पे कम हो गई। इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो जितना आप ड्यूटी दे रहे थे, पहले ज़्यादा ड्यूटी दे रहे थे, अभी कम दे रहे। तो WTO एक चीज़ तो अच्छी करी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम करने में दे वर सक्सेसफुल। फाइन। राइट, WTO के पास ज़रा रूल्स है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड टुडेज आर्टिकल आपको ये बहुत ज़रूरी मालूम होना चाहिए कि WTO अलाउज सम सब्सिडीज। अभी क्या होगा, इसका अपन एक प्रॉपरली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है। विथ एन एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फाइन। 1 kg ऑफ राइस 45 रुपीज़ है समझो इंडिया में। 1 kg ऑफ राइस 45 रुपीज़ है समझो इंडिया में। फाइन। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी, ठीक है, 45 रुपीज़ है। एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द फार्मर का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 45 रुपीज़। फार्मर का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब क्या, फार्मर जब पूरा खेती करने के बाद में, राइस पूरा हार्वेस्ट करने के बाद में, राइस बैग्स में भरने के बाद में, फार्मर को जितना पैसा आता ना, तो वो 45 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है, बिकॉज उसमें लेबर का कॉस्ट, जितने लेबर उसके फील्ड में काम करे वो लेबर के पैसे निकलेंगे उसमें, और फर्टिलाइज़र के पैसे निकलेंगे, और अगर वो पेट्रोल डीजल यूज़ करा है अपने ट्रैक्टर में उसके पैसे भी निकलेंगे, एंड इरिगेशन जो भी करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पैसे भी निकलेंगे, राइट। सो ये पूरे पैसे निकलने के बाद फार्मर को भी जीना है, राइट, देन उसका प्रॉफिट निकाल के, एंड ही टोल्ड दैट 45 रुपीज़ में अगर मैं बेचूंगा मेरा राइस पर केजी, तो आई कैन रिकवर ऑल दिस कॉस्ट एंड आई कैन मेक सम प्रॉफिट। ये है फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इसका जो प्राइस ही हैज़ फिक्स्ड। अभी समझो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में सेम क्वालिटी के दैट सेम क्वालिटी ऑफ राइस, दो भी देखे तो आप बहुत अच्छे हैं, पकाने के बाद में भी दो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्मेल है, राइट। तो 40 रुपीज़ में है,
ओके अब ये क्यों हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छे हैं, अपने थोड़े ख़राब है, इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए सब्सिडी का यहाँ पे। तो या ऑस्ट्रेलिया से सेम सेम क्वालिटी के ओके ग्रेन भी उतना ही लंबा है, और पका के देखने के बाद में उसमें जो टेक्सचर है उसका और स्मेल है वो भी बहुत अच्छी है। सो 40 रुपीज़ में आया एज ए कस्टमर, एज ए मिस्टर शुजात सर। ओके क्या ये 45 रुपीज़ का लेंगे, क्या ये 40 रुपीज़ का लेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके इन इकोनॉमी आई एम ए रैशनल पर्सन, रिमेंबर दिस पॉइंट। रैशनल मीन्स जहाँ पे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जहाँ पे मेरे पैसे सेव हो गए, मैं वही चीज़ खरीदूंगा। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ये इकोनॉमी नॉर्म है। तो मेरे लिए कौन प्रोड्यूस कर रहा है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे पैसे कितने सेव हो रहे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, बिकॉज I am price sensitive. An individual in the economy is always a price sensitive person. तो मैं लूँगा 40 रुपीज़ का, आप भी लेंगे 40 रुपीज़, सब 40 रुपीज़ के लेंगे। तो हमारे जो हमारे फार्मर्स है जो 45 रुपीज़ में बेचना चाह रहे, तो इनके कोई खरीदेंगे नहीं, इनके कोई खरीदेंगे नहीं। फिर ये लोग भी क्या करेंगे, 40 रुपीज़ में बेचना शुरू करेंगे, बिकॉज 40 रुपीज़ जो मार्केट में ऑल एन एवरेज चल रहा है। तो ये भी, तो इनको लॉस कितना हो गया, 5 रुपये का लॉस हो गया। अगर इनको 5 रुपये का लॉस हो गया, तो ये जो बैंक से लोन लिए हैं, ये लोन कैसा रीपे करेंगे। और जो 5 रुपये का लॉस हो गया, आप समझो 1 किलो पे 5 रुपये, मतलब है कि 1000 किलो पे या 100 किलो पे इट विल बिकम ए वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। अगर ये लोन दे नहीं सकेंगे, समझो भी ये प्रॉफिट ही इनका 5 रुपये है, प्रॉफिट ही इनका 5 रुपये है, तो ये प्रॉफिट तो ये कुछ कर रहे नहीं, बिकॉज जो भी पैसे 40 रुपये में बेच रहे, ये लेबर को, फर्टिलाइजर्स को ही चले गए। तो 5 रुपये जो प्रॉफिट था वो रिकवरी नहीं कर सक रहे, बिकॉज मार्केट का प्राइस, बाहर का जो राइस है 40 रुपये में है, तो ये 40 रुपये करना पड़ा, कम करना पड़ा। फिर वे फार्मर की फैमिली कैसे डेवलप होगी, फार्मर के बच्चे पढ़ेंगे कैसा, उनका हेल्थ कौन देखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती हैं, ये जो मार्केट में प्राइसेस देख के गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है इलेक्ट्रिसिटी हम आपको सब्सिडी कर देंगे, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 45 रुपीज़। लेट सपोज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे थे, गवर्नमेंट ने बोली ठीक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो ये हो गया 40 रुपीज़, ये होगा 40 रुपीज़। तो बाहर का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट अभी सेम हो गया, नहीं हो गया, ये अभी यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की एक डिसीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की एक डिसीजन की, दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडी। ओके दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडी। ओके गवर्नमेंट की डिसीजन की वजह से अभी क्या हो गया, फॉरेन जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइस है, राइस का प्राइस है, और इंडिया का राइस का प्राइस सेम हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बोले हैं हम ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये 45 रुपीज़ में बिकने का 40 रुपीज़ में हो गया, एंड दिस इज नॉट ए फेयर प्ले, ये फेयर प्ले नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट उनका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ये फेयर प्ले नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडी। हाउ सब्सिडी विल इम्पैक्ट ए फॉरेन प्रोडक्ट, सब्सिडी किस तरह के से इम्पैक्ट करती है फॉरेन प्रोडक्ट को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज। बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़े एग्जाम्पशंस है, जैसे लाइक इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ब्राज़ील, इनके लिए जरा एग्जाम्पशंस है, ये दे सकते हैं सब्सिडी ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज। ओके पहला तो है ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स मीन्स ये तो दे सकते हैं पक्का। मस्ट नॉट इन्वॉल्व एनी प्राइस सपोर्ट, एमएसपी जैसा कुछ यहाँ पे नहीं देना चाहिए, बस यहाँ पे R&D में आप दे सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, न्यू वैरायटीज़ अगर डेवलप करना है, ओके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्रॉप्स डेवलप करना है, तो ये आप दे सकते हैं, ये फुल टू अलाउड है। ओके यहाँ पे आप सब्सिडी दे सकते हैं, बट मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट, बेसिकली इन द नेम ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। लाइवलीहुड और एनवायरमेंटल कंसर्न्स में जितना भी पैसा आप सब्सिडी में दे सकते हैं यू कैन गिव, बट प्राइस सपोर्ट नहीं देना चाहिए। ओके एम्बर बॉक्स क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिडीज बेस्ड ऑन पावर फर्टिलाइजर, यहाँ पे सब्सिडी शुड नॉट बी मोर देन 10%। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे आप सब्सिडी दे सकते हैं बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज है ना, तो हमारे जो किसान हैं वो भी अच्छे से प्रोड्यूस करके उनको भी वी हैव टू प्रमोट देम, तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, उनका फार्म मैकेनाइजेशन इम्प्रूव करना है, ओके और मॉडर्न करना है, फार्मिंग को मॉडर्नाइजेशन करना है। तो बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स WTO ये अलाउ करिए, ठीक है भाई आप MSP दे सकते हैं, ओके ये बॉक्स में दे सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 10%। ओके अभी ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी आर गिवन टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स,
प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स। तो ये है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है ये दोनों के वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। ओके, दोनों के वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। सो लेट अस सी दैट। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट इज WTO के बारे में बता दिया। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज WTO एंड आई हैव टोल्ड यू WTO में कि कौन से सब्सिडीज होते हैं, बिकॉज सब्सिडी की वजह से ही ये डिस्प्यूट हुआ है। अभी हम देखेंगे शुगर इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ओके, वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ शुगर। पहली बात तो ये अपन टी के जैसे ही है, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया लाइक प्रोड्यूस लाइक आई गेस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना खा भी लेते हैं, शुगर भी जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना खा भी लेते हैं। तो ये तो अपना उल्टा है, राइट। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। ओके, सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है बट खाते हैं उससे ज़्यादा। ओके, लार्जेस्ट कंज्यूमर्स। ओके, एनुअल टर्नओवर 1 लाख करोड़, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 530 शुगर मिल्स है अपने पास, जो कि शुगर केन को कन्वर्ट करके शुगर बनाते हैं। 530 मिल्स है। 500,000 वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड, 50 लाख लोग शुगर मिल में काम करते हैं अपने पास। अबाउट 25 to 30 मिलियन शुगर फार्मर्स है, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, अराउंड 5 मिलियन हेक्टार्स ऑफ लैंड अंडर शुगर केन। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न में 85,000 करोड़ केन प्राइस पेमेंट एनुअली, इतना बड़ा मार्केट है। ओके, 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ रुपए जनरली शुगर खरीदने में हर साल हम लगाते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन इज लो, अराउंड 20 किलो। ओके, एक साल में हम 20 किलो शुगर खाते हैं बस, ज़्यादा ही है। ओके, पर कैपिटा लो एट अराउंड 20 किलो। पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन इंडिया में कितना शुगर खाता है एनुअली, तो हम 20 किलो खाते हैं, ये ज़्यादा ही है। आई गेस आई विल नॉट ईट, मैं तो 4 किलो भी खाऊंगा कुछ, राइट, फाइन। डायरेक्ट हाउस होल्ड, ओके, घर वाले कितना खाते हैं? 35%। बल्क कंज्यूमर 65%। बल्क कंज्यूमर नथिंग बट जो भी गुलाब जामुन वाले हैं, जो भी मिठाई वाले हैं, जो भी बादाम मिल्क वाले हैं ना, वो बल्क कंज्यूमर ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा शुगर खरीदते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज बल्क कंज्यूमर। सो दे विल टेक 65% ऑफ शुगर दे विल यूटिलाइज। और हम जो चाय में एक्सेट्रा दूध मोज खाते हैं एक्सेट्रा, उसमें 35%। तो मेरे ख्याल से ये 20 किलो ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोसेस फूड्स में, जो भी बादाम मिल्क पीते हैं, तो वो उस तरीके से वो सही भी हो सकता है। मैं जस्ट शुगर की बात कर रहा हूँ, जो अपनी खुली शुगर होती ना, तो मैं तो 20 किलो नहीं खाता हूँ, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं डेफिनेटली खाता हूँ। ओके, मिठाई में इसमें ऑब्वियसली आई गेस। अभी इशू क्या है, करंट इशू क्या है? ओके, WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है। ये जो 3 कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, ये WTO में कंप्लेंट करे। क्या कंप्लेंट करे? इंडिया इज सब्सिडाइजिंग शुगर प्रोड्यूसर्स, जो भी शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, इंडिया सब्सिडाइज कर रही है, मीन सब्सिडी दे रही है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी इंडिया इज ब्रेकिंग द रूल्स विच आर फ्रेम्ड अंडर गैट। ओके, ये उनका प्रॉब्लम था, ये WTO के पैनल को वो बोल दिए हैं। ओके, एंड दे आर सेइंग दैट इंडिया शुड विदड्रा द प्रोहिबिटेड सब्सिडीज। जो सब्सिडीज WTO नहीं देना बोली, इंडिया वही सब्सिडीज दे रही है। इंडिया जल्द से जल्द वो सब्सिडीज विदड्रा करें। अंडर द प्रोडक्शन असिस्टेंट में थोड़े सब्सिडीज दे रही है इंडिया, बफर स्टॉक के नाम पे थोड़े सब्सिडीज दे रही है, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स के ऊपर भी सब्सिडी। तो ये 3 कैटेगरीज के सब्सिडी इंडिया दे रही है। बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, शुगर है उनका शुगर महंगा हो गया और इंडियन फार्मर का शुगर सस्ता हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सब्सिडीज इन दीज 3 कैटेगरीज टू द शुगर प्रोड्यूसर्स। 120 दिन में आप हटा लो, ये सब बोल के अपने को बोले। ओके, इंडिया हैज सेड दैट ये एरोनियस है, ये तो बेकार का इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे कुछ ब्रेक रूल नहीं करें। ओके, रूल ब्रेक नहीं करें तो आप हमें ये नहीं बोल सकते। वी हैव सेड दैट नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम्स। ओके, फाइन। 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, वो साल दे हैव कंप्लेंट। दे आर्ग्यूड दैट दीज सब्सिडीज, ओके, दे इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक सब्सिडीज एज वेल एज एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी, एंड दे एक्सीड द लिमिट ऑफ WTO, दैट इज 10% से ज़्यादा। जो भी 10% अभी हम पढ़े एम्बर बॉक्स में, देखिए 10% से ज़्यादा दे रहे हैं, जो कि लिमिट कितनी है? 10% है। तो ये इनका मानना है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव सब्सिडी विच इज़ गिवन टू द इंडियन फार्मर्स और शुगर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया,
ओके, मोर देन 10% शुगर के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, शुगर के प्राइसेस डिक्रीज हो गए। वेरी कॉमन है, देखो राइस है, यहाँ पे शुगर है। गवर्नमेंट अगर बोली, अगर राइस में इलेक्ट्रिसिटी और ओके ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो लाइक पेस्टिसाइड्स, इन पूरे में सब्सिडी है। ओके और नहीं, इसको हम उल्टा करेंगे, शुगर है और राइस पे गवर्नमेंट बोली और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है। एज ए फार्मर आप शुगर ग्रो करेंगे या राइस ग्रो करेंगे? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर मैं शुगर ग्रो करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सब्सिडी है, यहाँ पे बहुत सब्सिडी, जितनी ज़्यादा सब्सिडी उतना मेरे को प्रॉफिट। वेरी कॉमन, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलो 40 रुपये, अगर मैं 1 एकड़ में ओके अगर मैं 1 एकड़ में 100 किलो मैं राइस प्रोड्यूस करा, 100 किलो मैं राइस प्रोड्यूस करा, वो 100 किलो का दाम रहेगा समझो 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। इसमें मेरा 4 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 1 लाख मेरा प्रॉफिट है। 1 लाख मेरा 4 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 20 में मिल मतलब क्या है, लेबर को देना है, पेट्रोल डीजल भरना है, ओके और फार्म लेबर को देना है, पेट्रोल डीजल भरना है, फर्टिलाइजर्स के पैसे पूरे मिला के सीड एक्सेट्रा 4 लाख है, मेरा 1 लाख प्रॉफिट है। अगर गवर्नमेंट बोली ठीक है इलेक्ट्रिसिटी भी मैं बन लूँगा, लेबर कॉस्ट भी मैं हम बन लेंगे एक्सेट्रा, तो जितनी गवर्नमेंट ये 4 लाख में से 2 लाख का गवर्नमेंट ही बर्डन उठा रही है, तो ये 2 लाख मुझे आ जाएंगे ना, राइट? तो मेरा 1 लाख जो प्रॉफिट था अभी वो बनेगा 3 लाख प्रॉफिट, राइट और रॉन्ग? यस। तो जितनी ज़्यादा सब्सिडी इज इक्वल्स टू व्हाट, मोर बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड जितना बर्डन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट लेंगी उतना मुझे प्रॉफिट होगा। सो ऑब्वियसली जब सब्सिडी जितना ज़्यादा जो क्रॉप पे मिलेंगी वो क्रॉप पे मैं ग्रो करूँगा। वेरी कॉमन थिंग, राइट? सो इन ये 3 कंट्री क्या बोले, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेसिव सब्सिडीज ऑन शुगर, बहुत सारे फार्मर्स क्या करें, शुगर ग्रो करना शुरू करें। ओके शुगर ग्रो करना शुरू करें और शुगर की सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी कंट्री में कि शुगर की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उतना डिमांड तो है नहीं, तो प्राइसेस डिक्रीज़ करना पड़ा। और जो फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स थे, शुगर प्रोड्यूसर्स, वो जो 40 रुपये में 1 kg शुगर 40 रुपये में बेच रहे थे, उनको ज़बरदस्ती 35 रुपीज़ में बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? बिकॉज यहाँ पे सप्लाई का गलत हो गया, सप्लाई का फ्लो ज़्यादा होगा। बिकॉज ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ इंडियन गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ के वजह से, विच इज़ गिवन एक्सेसिव दैन द प्रिस्क्राइब्ड 10% ऑफ लिमिट। ओके तो ये कंप्लेंट भी हुआ था। इंडिया स्टैंड्स, इंडिया क्या बोली है? वी डज नॉट ऑफर डायरेक्ट सब्सिडीज टू द शुगर केन फार्मर एंड डज नॉट वी हैव नॉट ब्रेक एनी इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। हम कभी ये ब्रेक नहीं करे हैं रूल्स, और हम डायरेक्ट फार्मर्स को कभी, शुगर केन फार्मर्स को कभी डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं दिए, लेकिन फर्टिलाइजर पे सब्सिडी और या प्रोडक्शन पे सब्सिडी ऐसा कुछ हम दिए नहीं, इनडायरेक्ट ही दिए मगर डायरेक्ट नहीं दिए, विच कैन डिस्टॉर्ट द ट्रेड एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। ओके बट कंट्रीज दे हैव नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं है। दे सेड दैट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव MSP, ये तो सही है, ये तो हम ऐसे ही बोल दिए, ये तो अनाउंस करती है गवर्नमेंट MSP। ओके इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्सिडी के वजह से भी फॉरेन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो भी नॉट कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, और MSP के वजह से भी नॉन कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। ऐसा किसी तरीके से ट्रेड मातम डिस्टॉर्ट होता है। ट्रेड मीन्स जो ट्रेड नॉर्मल चल रहा था उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। ओके FRP मीन्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर का मतलब है गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस अनाउंस करे, लाइक राइस के लिए गवर्नमेंट बोलेंगे 1 क्विंटल राइस इतने में जाना, 1300 kg में जाना। सो दिस प्राइस शुड बी फेयर। फेयर मीन्स कंज्यूमर को भी, यहाँ पे फार्मर को फ़ायदा होना चाहिए, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होना चाहिए, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेयर। एंड रेम्यूनरेटिव क्यों बोल रहे हैं? रेम्यूनरेटिव मीन्स ये प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे फार्मर को प्रॉफिट होना चाहिए, फार्मर का जो भी फार्मिंग एक्टिविटी इट शुड बी व्हाट, वायबल होनी चाहिए, फार्मर लॉसेस में नहीं जाना चाहिए। ओके ज़्यादा भी मत रखो, कम भी मत रखो, कम मत रखो, क्योंकि फार्मर की वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मर की वायबिलिटी पे धक्का लगा तो फार्मर जो लोन लिया, फार्मर विल गेट बैंकक्रप्ट और वो डेट में चले जाएगा, फिर विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, मनी लेंडर से लेगा, एंड सुसाइड एंड ऑल कुड लीड टू ऑल ऑफ दिस, राइट? ओके ज़्यादा भी मत रखो जो कंज्यूमर के ऊपर, जिसका कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। बिकॉज हमारी जो भी तनख्वाह है एक फिक्स्ड सैलरी है। फिक्स सैलरी बहुत लोगों की फिक्स सैलरी होती है। अगर आप 25 रुपये की चीज़ अगर आप 27 रुपये करें तो हमारी तो तनख्वाह जो 10,000 है, 10,000 2 रुपये तो नहीं होगी ना, तो हमारी तो फिक्स है। तो आप इतना ज़्यादा भी नहीं बेच सकते, इतना ज़्यादा भी नहीं रख सकते जिससे कंज्यूमर का लॉस हो। सो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस।
और MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मीन्स जितना फार्मर को वायबिलिटी है, फार्मर को भी हम बहुत सारा रिच शानदार नहीं बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनकी वायबिलिटी, उनको खुद से ही प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के उनकी भी ज़िंदगी आराम से चले, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब। ओके, सो ये कंट्रीज कहते हैं कि MSP के वजह से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट MSPs दे रही हैं। सो बहुत सारे फार्मर्स MSP गवर्नमेंट बिफोर दी क्रॉपिंग सीजन अनाउंस करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब है शुगर केन अगर आप प्रोड्यूस करेंगे शुगर केन तो आपको 1 क्विंटल पे इतना मिलेगा, राइस आप प्रोड्यूस करेंगे 1 क्विंटल पे आपको इतना मिलेगा, वीट आप प्रोड्यूस करेंगे 1 क्विंटल, तो ऐसा 24 to 28 क्रॉप्स है, 24 to 28 क्रॉप्स है, विच आई विल शो यू। ओके, 24 to 28 क्रॉप्स है इसमें, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये कौन सा क्रॉप को कितने में लेना है, फेयर मीन्स फेयर पर MSP अनाउंस कर देती गवर्नमेंट, और उस हिसाब से दी फार्मर विल चूज़ कि कौन सा मैं लूँ। ओके, अरे मैं शुगर पे इतनी ये MSP है, वीट पे इतनी MSP है, राइस पे इतनी MSP है, तो विच वन द फार्मर विल चूज़ अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये पहले ही अनाउंस करते हैं MSP। तो ओके, तो ये कंट्रीज जो ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, ये कंट्रीज बोले हैं MSP अगर के वजह से भी क्या हो रहा है। ओके, जो फार्मर हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो शुगर केन, अभी MSP अनाउंस करने की वजह से फार्मर इज़ गोइंग फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। सो उससे क्या हो रहा है, फिर शुगर की सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है। ये नॉट ओनली शुगर, ये तो शुगर का ऊपर कंप्लेंट आया था, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट इन एनी क्रॉप, हर क्रॉप पे आपको अप्लीकेबल हो जाता है, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, राइट। सो ये है, यहाँ तक हुआ है। सो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? ओके, इंडिया बोली है कि देखो भाई ये सब गलत है। पहली बात तो हमारे जो शुगर मिल्स है बहुत डेड ट्रैप हैं, और जो सप्लाई आप ज़्यादा होने के वजह से, ओके, और हमारे पॉलिसीज़ लेड टू व्हाट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ शुगर, और बहुत सारे फार्मर्स शुगर केन ग्रो करना शुरू करें बिकॉज ऑफ आवर अनाउंसमेंट ऑफ वेरियस सब्सिडीज़। ये सही नहीं है, असल तो मार्केट में शुगर की डिमांड ही नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ लो शुगर का डिमांड होने के वजह से प्राइसेस कम करना पड़ा इस। ओके, दिस इज़ द रीज़न, नॉट बिकॉज सप्लाई ज़्यादा रहने के वजह से प्राइसेस कम करना पड़ा, ये नहीं है, बिकॉज ऑफ शुगर की डिमांड ही नहीं है इसलिए कम करना पड़ा। हमारे तो शुगर मिल्स जो भी है वो तो डेड ट्रैप में जा रहे हैं। ओके, शुगर मिल्स जो भी है वो दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर रेवेन्यूज, नहीं आ रहे हैं, दे आर अनेबल टू कन्वर्ट शुगर केन इनटू शुगर, देयर एबिलिटी टू पे फार्मर्स, वो भी बिकॉज क्रेडिट पे चलता, फार्मर देते तो वो बोलते कि ठीक है हम शुगर बनाए बाद आधे पैसे देते, तो शुगर मिल्स जो भी ओनर्स हैं वो पहले ले रहे हैं रॉ मटेरियल्स, फिर वो कन्वर्ट करके फिर वो बाहर मार्केट में बेचे बाद फिर पैसे आने के बाद फार्मर्स को पे कर रहे हैं। सो शुगर मिल्स के पास पैसे उतने भी नहीं है कि फार्मर को पे करें, एंड दे आर मेनी मिल्स आर फोर्स टू शट डाउन। देखो हमारे पास इतना प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हैं कि शुगर हम प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अगर शुगर हम इतना प्रमोट करते थे तो ये शुगर हमारे मिल्स क्यों डेड ट्रैप में जाते थे? मतलब क्या है, डिमांड कम रहने के वजह से ये सब रेवेन्यूज आ नहीं रहे हैं। ओके, शुगर मिल्स को। ओके, दैट्स वाई ये शुगर इंडस्ट्री को उठाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ made compulsory blending of ethanol derived from sugar cane with fuel such as petrol and diesel. So sugar cane में losses हो रहे हैं शुगर मिल ओनर्स को, and वो indirectly impacting farmers viability also. So government has introduced this new biofuel concept, या जिसमें sugar cane का जो blending should be there with petrol and diesel 10% 5% blend करना बोल के लेके आए। क्यों? ये लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको और एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपन, सो दैट इनकी वायबिलिटी और ये लोग सस्टेन कर सकें। ओके, बिकॉज शुगर केन 100 अगर मैं गन्ने पैदा करा, 100 में से 80 गन्ने का ही मैं शुगर बना रहा हूँ, 20 गन्ने क्या करूँ मैं, क्योंकि 20 गन्ने का डिमांड ही नहीं है, 20 गन्ने का डिमांड ही नहीं है, तो मैं ये 20 गन्ने मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में डाला तो मेरे पास पैसे करेक्ट आएंगे और मैं पैसे फार्मर्स को भी दे सकूंगा, राइट। To reduce the debt burden on sugar mills, government has announced loans worth over 3,000 crores. Okay, offered to sugar mills by the Sugar Development Fund. Offered to sugar mills by Sugar Development Fund. Sugar Development Fund में 3,000 करोड़ रुपए हम देना पड़ा। Okay, to revive the sugar mill owners and sugar mill जो भी losses जा रहे हैं। तो आप समझे, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है to the WTO, नहीं देखो हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और हम ऐसे सब्सिडीज़ नहीं दे रहे हैं, हम लोन्स एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें दे रहे हैं,
ठीक है। और एमएसपी हम इसलिए दे रहे हैं, ये तो अलाउड है, ये तो हम एमएसपी फार्मर की वायबिलिटी के लिए दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं दे रहे हैं कि एमएसपी आपसे कम्पीट करने के लिए, फॉरेन प्रोडक्ट से कम्पीट करने के लिए हम एमएसपी नहीं दे रहे हैं। हमारे फार्मर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनको मार्केट में प्रॉपर तरीके से उनके जो भी खाद है, वो जो क्रॉप है, उनको प्रॉपर पैसे मिले, हम उस वो इंटेंशन से दे रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड कि हम सप्लाई बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शुगर इंडस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं। ओके अभी वे फॉरवर्ड क्या है, एक बार हम WTO का भी जो डिसीजन आया उसको हम अपील कर सकते हैं, WTO एपेलेट बॉडी डिसीजन में, एपेलेट बॉडी में कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके विल बी कंसिडर्ड फाइनल। अगर एक बार वो भी अगर आप रूल अगेंस्ट अपने कर देंगे तो वो फाइनल हो जाएगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर इंडिया रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिसीजन, अगर इंडिया अपील करने के बाद में अपेलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर अपन हार गए, so okay, अगर एंड इफ यू डोंट फॉलो द डिसीजन, इंडिया माइट हैव टू फेस रिटेलिटरी एक्शंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो अदर कंट्रीज विल स्टार्ट व्हाट अवॉइडिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स वो नहीं लेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्यूटीज़ लगाएंगे, सो दैट अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे। अगर अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाएं तो उससे क्या होगा, अपने प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में बहुत महंगे हो जाएंगे और अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स कोई खरीदेंगे नहीं। अगर हमारे प्रोडक्ट्स कोई खरीदेंगे नहीं तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स फार्मर्स के पास से कम डिमांड करेंगे। ओके फिर फार्मर के पास द फार्मर कैन नॉट प्रोड्यूस हाउ मच ही इज एबल टू प्रोड्यूस, देन ही इज गोइंग टू शिफ्ट इन अदर क्रॉप में वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी साइकिल चलेगी। हेंस इट इज इम्परेटिव to India on India to explain its stance and talk to various stakeholders like Australia, Brazil से सबसे बात करिए and try to avert any step that can harm the economy। अपनी इकोनॉमी ऑलरेडी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत बुरा चल रहा है इंडिया में। सो अभी ऐसे जो रिटेलिटरी एक्शंस अगर दूसरे कंट्रीज हमारे पर लिए तो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा और लाइवलीहुड के बहुत प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो जाएंगे। सो इंडिया शुड टॉक टू अदर कंट्रीज, जो भी कंट्रीज़ है ना, और इन द डिस्प्यूट इंडिया उनसे बात करके और किसी तरीके से ये क्राइसिस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ थर्ड वे ऑफ कोरोना भी चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।